हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस ने क्या किया था कि तरंगों के संचरण की व्याख्या करने के लिए अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला था वो हम स्टेप वाइज आपको बताना स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं। हाइगेंस के अनुसार, अर्थात हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया था कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है तो स्रोत के चारों ओर के माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। और अगर हम किसी क्षण माध्यम में खींचा गया एक पृष्ठ ऐसा देखें जिस पर कंपन करने वाले सभी कण समान कला में स्थित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि यह तरंगाग्र है, वे फ्रंट है। मतलब हाइगेंस ने क्या बताया था कि जब किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसे हम तरंगाग्र कहते हैं या तरंगाग्र कहलाता है इनके अनुसार। अब मैटर ये है कि अगर मान लेते हैं ये लाइट सोर्स है और यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके चारों ओर के जो माध्यम के कण होंगे, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था पिछले वीडियो में, वो कंपन करना शुरू कर देते हैं। अब ये कंपन जब करेंगे तो ऐसे ऐसे कंपन करेंगे, ये हो सकता है ऐसे ऐसे कंपन करें या फिर ऊपर नीचे इधर उधर कैसे भी कंपन कर सकते हैं। अब वो कंपन जब करते हैं तो उसी कंपन को लेके किसी ऐसे पृष्ठ की बात करें जिस पे सभी कण जो उपस्थित होते हैं अगर उनकी कलाएं समान हो जाती हैं और उसको हम एक पृष्ठ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो इन्होंने एग्जैक्टली यही बोला कि जैसे ही प्रकाश स्रोत से लाइट प्रोड्यूस होती है तो उस प्रकाश स्रोत के चारों ओर उपस्थित माध्यम के कण कंपन करना शुरू कर देते हैं, और अगर हम किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ देखें जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 आपको बताया गया है। एक आपको बताया गया है गोलीय, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको बताया गया है दूसरा टाइप का समतल, और तीसरा टाइप आपका है बेलनाकार। ये 3 टाइप के तरंगाग्र होते हैं हाइगेंस के अनुसार। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की इनकी। इन्होंने बताया था कि किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत का कार्य करता है जिनसे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे लाइट सोर्स माने और यहाँ से मान लें कि ये इसके द्वारा बना एक तरंगाग्र है, तो AB पर स्थित सभी कण क्या करेंगे? एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे जिनसे सभी दिशाओं में तरंगें निकलेंगी, और इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इन तरंगों की चाल वही होती है जो प्राथमिक तरंग की चाल थी। मतलब इस तरंगाग्र तक जो तरंग आई थी, जिस चाल से आई थी, वही चाल इन तरंगों की भी होगी। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो तरंगिका प्राथमिक थी, यानी कि पहले वाली तरंगिका थी, वही चाल दूसरी तरंगिका अर्थात द्वितीयक तरंगिका की भी है। तो इन्होंने ये बताया था किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत का कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल वही होती है जो प्राथमिक तरंग की चाल है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर लाइट सोर्स यहाँ पे है, यहाँ से एक तरंग आई यहाँ तक, तो इस तरंगाग्र के लिए, ये तरंगाग्र अगर आप AB मानते हैं तो AB के लिए ये वाली तरंग प्राथमिक तरंग होगी। अब इस पर जो कण हैं वो एक नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे जिनसे सभी दिशाओं में तरंगें निकलेंगी ऐसे, और इन तरंगों की चाल वही होगी जो प्राथमिक तरंग की चाल है। अर्थात अगर इसकी चाल v है तो इन सब की चाल भी क्या होगी? v होगी। ऐसा इन्होंने बताया।
अब अगले पॉइंट में इन्होंने बताया कि द्वितीयक तरंगिकाओं का तरंगाग्र गोलीय होता है क्योंकि ये बिंदु स्रोत से निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने वेब फ्रंट में पढ़ा था कि अगर आपका सोर्स कैसा हो, सोर्स अगर आपका बिंदुवत हो मतलब डॉटेड हो, तो आपका जो तरंगाग्र बनेगा उससे वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। इनके कॉन्सेप्ट में ये चीज़ शामिल है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं का तरंगाग्र गोलीय होता है क्योंकि ये बिंदु स्रोत से निकलते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अगले पॉइंट में हम बताते हैं कि किसी क्षण अगर हम आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवेलप का मतलब होता है अगर हम किसी टाइम पे द्वितीयक तरंगिकाएं जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, अगर उनका हम पृष्ठ खींचें, उनको स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें, तो वह पृष्ठ द्वितीयक तरंगिकाओं की नई स्थिति को दर्शाता है और इस तरंगाग्र को क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे। अब इसको हम यहाँ पे आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक तरंगाग्र था और इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स क्या करेंगे, एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, मतलब एक नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे जिनसे प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में निकलेंगी। अब मान लेते हैं किसी एक की बात करते हैं, यहाँ पे इसने सभी दिशाओं में तरंगे निकाली हैं, मतलब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं सभी दिशाओं में। तो हाइगेंस ने ये बताया था कि अगर हम किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवेलप अर्थात सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचें तो उस क्षण यह तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाएगा। कौन से तरंगाग्र, ए बी वाले तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाएगा। तो यहाँ पे ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं। अब इनको स्पर्श करता हुआ हमें क्या करना है, एक पृष्ठ खींचना है अर्थात एक एनवेलप खींचना है और वो वाला पृष्ठ इस तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति आपको बताएगा। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये तरंगिका यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लेती है और इसकी चाल वही है जो पहले वाले तरंग की चाल थी, अर्थात अगर प्राथमिक तरंग की चाल भी है तो इस द्वितीयक तरंगिका की भी चाल कितनी होगी, v, और t समय पश्चात यह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे चाल v है t, मतलब सभी द्वितीयक तरंगिकाएं vt दूरी तय करेंगी ऐसे और सभी दिशाओं में तय करेंगी। तो इस तरह से ये दूरी तय हो गई। अब यहाँ पे हम एक बिंदु की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो हम एक से अगर समझाएंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब अगर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ हम पृष्ठ खींचें तो वो हम कैसे खींच पाएंगे। इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि सभी द्वितीयक तरंगिका vt दूरी तय कर रही है, तो इसी पॉइंट को अगर हम केंद्र मान लें और कितने की त्रिज्या ले लें, vt की त्रिज्या ले लें। अब ये भी आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं। मान लीजिए एक है लेकिन प्रकाश की चाल एक हो नहीं सकती है। वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ी त्रिज्या हो जाएगी और बताने में प्रॉब्लम होगी। तो एक है और 1 सेकेंड के बाद आपको बताना भी है कि ये तरंगिका कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। अगर 1 मीटर प्रति सेकेंड था, ये चाल था और 1 सेकेंड में आपने इसको बताया है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 1 मीटर हो जाएगी। मतलब ये सभी द्वितीयक तरंगिकाएं इस पॉइंट से 1-1 मीटर दूर चली जाएंगी और सभी दिशाओं में जाएंगी, आगे पीछे सब जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है सब में जाएंगी। अब अगर इस पॉइंट को हम सेंटर माने और 1 मीटर की त्रिज्या लेके एक गोला खींचें तो गोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसे अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर हम ले लें तो दूसरे पॉइंट से भी सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जिनकी चाल कितनी होगी, v,
और ये t समय पश्चात कितनी दूर जाएंगी, 1 मीटर की दूरी पर जाएंगी। यहाँ पे अगर हम गोला खींचेंगे तो इस तरह से बनेगा। इस वाले पॉइंट से अगर हम खींचेंगे तो सिमिलरली यहाँ से भी सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएँ जाएंगी ऐसे। और अगर इसको हम सेंटर मानेंगे और 1 मीटर की त्रिज्या लेके ऐसे गोला खींचेंगे तो ये बन जाएगा। अब हमें इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचना है। तो अब ये गोले बन गए हैं, आसान हो गया है पृष्ठ खींचना। अब यहाँ से अगर हमने इनको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींच दिया तो ये A डैश B डैश इन द्वितीयक तरंगिकाओं की नई स्थिति होगी, अर्थात इस तरंगाग्र AB की नई स्थिति वो बना रहा है। कौन सी? A डैश B डैश। ये आपका प्राथमिक तरंगाग्र है, ये द्वितीयक तरंगाग्र है, क्योंकि ये द्वितीयक तरंगिका के द्वारा बन रहा है। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ और आपको समझनी है। इधर आपने स्पर्श करता हुआ पृष्ठ तो खींचा, लेकिन इसके पीछे भी एक स्पर्श करता हुआ पृष्ठ आप खींच सकते हैं ऐसे। लेकिन हाइगेंस में आपको ये समझना है, हाइगेंस ने पीछे वाले एनवेलप को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने तरंगाग्र को बताया है तरंगाग्र क्या होता है। इसलिए पीछे वाला जो स्पर्श पृष्ठ है, अर्थात पीछे का एनवेलप है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसमें? हाइगेंस के प्रिंसिपल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अर्थात ये कि पश्च तरंगाग्र जो होगा किसका? द्वितीयक तरंगिकाओं का जो पश्च तरंगाग्र होगा वो हाइगेंस के अनुसार एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब हाइगेंस के अनुसार उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि तरंगे आगे की तरफ बढ़ेंगी तो अग्र वाला जो तरंगाग्र होगा वो पहले वाले अर्थात प्राथमिक तरंगाग्र की नई स्थिति मानी जाएगी। अगर यहाँ पे हम इसको A डबल डैश और B डबल डैश मान लें तो A डबल डैश B डबल डैश AB की नई स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये पीछे वाली डायरेक्शन में है। तो हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ अग्र तरंगाग्र के लिए ही वैलिड है, एग्जिस्ट करता है, पश्च तरंगाग्र के लिए वैलिड नहीं है। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। फिर अभी हम इन दोनों पॉइंट्स का और डिटेल आपको बताते हैं अच्छे से डायग्राम के साथ में। इन्होंने क्या बताया अपनी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में? इन्होंने बताया कि जब किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय, समतल और बेलनाकार, जैसा कि आपको तरंगाग्र वाले वीडियो में बताया गया है। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत का कार्य करता है, जिनसे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो तरंगाग्र होता है उस पर स्थित सभी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे सभी दिशाओं में क्या निकलती हैं? प्रकाश तरंगें निकलती हैं। और इन्हीं तरंगिकाओं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इनकी चाल वही होती है जो प्राथमिक तरंग की चाल है। मतलब ये उसी वेलोसिटी से माध्यम में आगे बढ़ेंगी जो वेलोसिटी प्राथमिक तरंग की होगी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय। अब रीजन इसका यही है क्योंकि ये कहाँ से निकलते हैं? बिंदु से। तो बिंदु से जो भी तरंगाग्र बनेगा और एक निश्चित दूरी पे अगर बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो कैसा तरंगाग्र होगा? वो तो होगा इस टाइप का कि एक गोला आपको अगर वहाँ पे लगेगा तो वो गोलीय बन जाएगा। कैसा तरंगाग्र होगा? गोलीय होगा। तो इसकी कंडीशन यही है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का तरंगाग्र गोलीय होता है, क्योंकि ये बिंदु स्रोत से निकलते हैं और बिंदु स्रोत से अगर निश्चित दूरी पर कोई तरंगाग्र बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय होगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु है जो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गोला माना जा सकता है, तो वो गोलीय ही बनाएगा। लेकिन अगर इस बिंदु स्रोत से बहुत ज़्यादा दूरी पे हम चले जाएंगे, मतलब अपरिमित दूरी पर चले जाएंगे, तब इससे निकलने वाली जो किरणें होंगी वो लगभग समांतर काउंट की जाएंगी और उन किरणों के द्वारा अर्थात उन तरंगिकाओं के द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा
वो समतल तरंगाग्र होगा, ऐसा आपको बताया जा चुका है। और यहाँ पे इसके लिए क्या कंडीशन है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल वही होती है जो प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल है, लेकिन ये तब है जब हर जगह माध्यम क्या होगा, एक समान होगा, यानी कि समांग माध्यम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज अगर मीडियम अलग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तो वहाँ पे चाल भी डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवेलप अर्थात सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। और इन्होंने बताया कि समांग माध्यम में तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा उस बिंदु पर तरंग के संचरण की दिशा को दर्शाती है और इस रेखा को किरण कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे एक तरंगाग्र हम बना लेते हैं, इसके पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा ऐसे अगर हम खींच दें तो ये रेखा तरंग के संचरण की दिशा को दर्शाएगी, तरंग संचरण की दिशा को दर्शाएगी या ऊर्जा संचरण की दिशा को दर्शाएगी, क्योंकि सभी तरंगे अपने साथ कुछ न कुछ एनर्जी लेके जाती हैं। तो आप तरंग संचरण की दिशा चाहे कहें चाहे ऊर्जा संचरण की दिशा कहें, ये दर्शाएगी। और ये रेखा जो बन रही है इस रेखा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर समांग माध्यम है और उसमें तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत कोई रेखा खींची गई है तो वह रेखा क्या दर्शाएगी? तरंग के संचरण की दिशा को दर्शाएगी। और इसमें इसको आप बता सकते हैं ऊर्जा संचरण की दिशा को भी दर्शाएगी और यही रेखा आपकी किरण कहलाती है। अब हम आपको इनका ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं अच्छे से। इसके लिए हमने एक डायग्राम ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इनके कौन से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, फिफ्थ वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, फिफ्थ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको हम अच्छे से समझा देते हैं किस प्रकार से ये बना है। तो यहाँ पे बाई फिगर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रकाश स्रोत है जो बिंदुवत है जिसको हमने यस माना है। तो माना एक बिंदु स्रोत यस है जिससे प्रकाश तरंगे निकल रही हैं। तो इस तरह से यहाँ से प्रकाश तरंगे निकल रही हैं और इन तरंगों की चाल हमने कितनी मान ली है? v है, ऐसा हमने माना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना एक प्रकाश स्रोत यस है जो बिंदुवत है जिससे प्रकाश तरंगे निकल रही हैं और इन तरंगों की चाल भी है। माना किसी क्षण इस बिंदु स्रोत के कारण बना गोलीय तरंगाग्र AB है, ऐसा आप मान सकते हैं। किसी क्षण पे इस बिंदुवत स्रोत द्वारा बना गोलीय तरंगाग्र AB है। अब यहाँ पे AB आप दर्शाएंगे। अब हाइगेंस के अनुसार हाइगेंस ने क्या बोला कि किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत का कार्य करता है और जिससे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो सभी दिशाओं में प्राथमिक चाल से ही आगे बढ़ेंगी। ऐसा हाइगेंस ने बताया है कि तरंगाग्र AB के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो भी चाल से ही माध्यम में आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि t समय पश्चात गोलीय तरंगाग्र AB की नई स्थिति ज्ञात करनी है। इस AB की हमको नई स्थिति t समय पश्चात ज्ञात करनी है। t समय बाद हमें AB की नई स्थिति ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बहुत इजी है। अब चूंकि सभी द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल वही है जो प्राथमिक तरंग की चाल थी और इस प्राथमिक तरंग की चाल के द्वारा बना तरंगाग्र जो AB था ये प्राथमिक तरंगाग्र था। अब आपको द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा बने द्वितीयक तरंगाग्र की स्थिति बतानी है। तो अर्थात ये AB की नई स्थिति होगी। AB आपका गोलीय तरंगाग्र था, अब AB की नई स्थिति आपको बतानी है वो क्या बनेगी और जो बनेगा वो द्वितीयक तरंगाग्र होगा जिसके लिए
ए बी प्राथमिक तरंगाग्र का काम करेगा, और ऑलरेडी ये तो आपका दूसरा है ही। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा और फोकस करना है। तो हमने लिखा क्या कि टी समय बाद ए बी की नई स्थिति आपको ज्ञात करनी है। चूँकि प्रत्येक तरंगिका की चाल v है, इसलिए टी समय पश्चात द्वितीयक तरंगिका द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, vt, और यहाँ पे ये दूरी vt हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं आपको, ये vt हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 3 ही पॉइंट लिया है ना। अभी हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि प्रत्येक द्वितीयक तरंगिका की चाल कितनी है, v है, इसलिए t समय पश्चात तरंगिका द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, vt, मतलब ये दूरी हो जाएगी vt के बराबर। चाल आपका v है, समय आपका t है, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय से यहाँ पे दूरी आपको मिलेगी vt। यदि तरंगाग्र AB पर 3 बिंदु 1, 2 व 3 माना जाए तो इनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, vt है। आप यहाँ पे 3 से ज़्यादा भी पॉइंट मान सकते हैं, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पे समझाना है आपको तो 3 में ही काम चल जाएगा। आप ये फिगर बना भी सकते हैं अगर आएगा एग्जाम में। और ये पॉइंट हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे यदि हम 1, 2 व 3 को केंद्र मानकर और vt त्रिज्या लेकर गोला खींचें तो सभी द्वितीयक तरंगिकाएं कितनी दूरी चलेंगी, vt। तो ये जो गोले बनेंगे सभी क्या बनेंगे, एक जैसे, मतलब सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे। सबकी त्रिज्याएं कितनी होंगी, r होंगी। मतलब r त्रिज्या अगर मानते हैं इसकी है जो vt है, मतलब r इज इक्वल टू कितना है, vt है, तो दूसरे वाले गोले की भी त्रिज्या कितनी बनेगी, vt, इसकी भी त्रिज्या r बने। तो यदि 1, 2 व 3 को केंद्र मानकर vt त्रिज्या लेकर गोले खींचे जाएं और इन गोलों को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ या एनवेलप खींचा जाए तो यह तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाएगा, जो a डैश व b डैश है। ये चीज़ आप यहाँ पे बता देंगे और यहाँ पे आप बताएंगे पश्च पृष्ठ जो स्पर्श कर रहा है, पश्च भाग का स्पर्श पृष्ठ a डैश, a डबल डैश, b डबल डैश तरंगाग्र नहीं होगा, क्योंकि हाइगेंस का सिद्धांत पीछे के एनवेलप को स्वीकार नहीं करता है। अर्थात हाइगेंस का सिद्धांत पीछे के पृष्ठ को, अर्थात पीछे के तरंगाग्र को स्वीकार नहीं करता है, ऐसा आप यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे आपको एक बार जल्दी से हम फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, माना एक बिंदु स्रोत यस है जिससे प्रकाश तरंगे निकल रही हैं। इन तरंगों की चाल कितनी है, v है। माना किसी क्षण गोलीय तरंगाग्र की स्थिति AB है। हाइगेंस के अनुसार तरंग के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं, जिनकी चाल वही होती है जो प्राथमिक तरंगिका की चाल होती है। माना हमें t समय पश्चात इन द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा बने गोलीय तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक द्वितीयक तरंगिका की चाल कितनी है, v है, इसलिए t समय पश्चात सभी तरंगिकाओं के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, vt होगी। यदि AB तरंगाग्र पर 3 बिंदु 1, 2 व 3 माना जाए तो इससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, vt। कितनी हो जाएगी, vt। अब यहाँ पे vt आपने मान लिया। अब 1, 2 व 3 को केंद्र मानकर vt की त्रिज्या लेकर यदि गोले खींचें तो इनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ AB की नई स्थिति होगा। इनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ AB की नई स्थिति होगा, जो A डैश B डैश है। क्योंकि हाइगेंस का सिद्धांत पीछे के एनवेलप को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए AB की स्थिति A डबल डैश B डबल डैश नहीं होगी, ऐसा आप बता सकते हैं। अब अगर शॉर्ट में चाहें तो आपके लिए नोट्स यहाँ पे है।
ये आप लिख सकते हैं इतना। यही चीज़ आपको लिखनी है, जो हमने बोला है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आई होगी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगले टॉपिक में हाइगेंस के द्वारा और कुछ जो टॉपिक्स आगे दी गई हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, उसको कवर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।